नमस्कार मेरे जिगर के टुकड़ों। यूट्यूब पर मेरा वीडियो देखने वाले तमाम दर्शकों, मेरे छात्र छात्राओं, मैंने वैसे तो प्रॉमिस किया था कि मैं मंडे से फ्राइडे पढ़ाऊंगा, लेकिन यूट्यूब पे मैंने सोचा कि चूंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो होगा, इसीलिए सैटरडे को भी आप लोग पढ़ लीजिए। इसीलिए आज भी आप लोग के लिए पेश हुआ हूँ ताकि आप लोग की पढ़ाई को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया जाए। हालांकि पेड कोर्स वाले को मंडे टू फ्राइडे ही क्लास चलेगा, हमेशा का यही रूल रहेगा। मैंने शुरू में ही अनाउंस कर दिया है। मैंने ये भी कहा था कि यूट्यूब वाले को भी मंडे से फ्राइडे ही वीडियो मिला करेगा, लेकिन यूट्यूब वाले, चूंकि मैंने सबसे पहले यूट्यूब पे अपना परफॉर्मेंस दिया था और हजारों बच्चों ने मुझ पे विश्वास करके मेरा पेड कोर्स खरीदा, इसीलिए मैं चाहता हूं कि यूट्यूब वाले का दिल कभी भी दुखे नहीं, उसे ऐसा न लगे कि सर फ्री के नाम पे हम लोग को लॉलीपॉप दिखला के छोड़ दिए हैं। इसीलिए आज सैटरडे को भी आपके समक्ष पढ़ाने के लिए, भले ही ये रिकॉर्डेड वीडियो है, लेकिन मैं प्रस्तुत हो गया हूं और आपका ये जी कुमार आप लोगों को कहानी नंबर 10 सुनाएगा, हर्षवर्धन का साम्राज्य। छह सौ छः ईस्वी से 647 ईस्वी के बीच हर्षवर्धन का साम्राज्य, यह था हर्षवर्धन का काल। 606 ईस्वी से 647 ईस्वी के बीच हर्षवर्धन भारत के महान शासकों में से एक माना जाता है और इसके जीवन में तमाम प्रकार की समस्याएं आई। एक साधारण इंसान इतनी समस्याओं से टूट जाता, लेकिन हर्षवर्धन ने फिर भी बहुत लंबे समय तक शासन चलाया, लगभग 41 वर्षों तक शासन चलाया। और उन सारे आलोचकों के लिए यह जवाब है जो हर चीज में असफलता के पीछे कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेते हैं। हर्षवर्धन भारत के इतिहास का तमाम जितना भी हिंदू सम्राट था उसमें सबसे अंतिम माना जाता है। इसे अंतिम हिंदू सम्राट की उपाधि दी गई है। प्राचीन भारत का अंतिम हिंदू सम्राट हर्षवर्धन को ही कहा जाता है। हर्षवर्धन के पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था। प्रभाकर वर्धन इसके पिता का नाम था। प्रभाकर वर्धन ये पुष्यभूति वंश के थे। हर्षवर्धन के पिता पुष्यभूति वंश के थे, तो हर्षवर्धन भी जाहिर है पुष्यभूति वंश का ही होगा। पुष्यभूति वंश के थे, नाम था इनके पिता का प्रभाकर वर्धन। हर्षवर्धन उन शासकों में गिना जाता है जो महान बौद्ध अनुयायी भी था। याद रखिए, यह न केवल अंतिम हिंदू सम्राट था बल्कि बौद्ध धर्म का महान भक्त था। यह बौद्ध अनुयायी था, महान बौद्ध अनुयायी था, और इस प्रकार यह अंतिम बौद्ध राजा भी हुआ। भारत के इतिहास का अंतिम बौद्ध राजा हर्षवर्धन ही हुआ। याद रखिए, हर्षवर्धन के राज्य का नाम थानेश्वर, जिसको स्थानेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, और राजधानी का नाम कन्नौज था। यह उत्तर भारत में एक बहुत बड़े विशाल साम्राज्य का मालिक हुआ। उत्तर भारत में आप लोग को पता होना चाहिए कि बहुत छोटे छोटे राज्यों का फिर से उदय हो गया था। जब गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया था तो छोटे छोटे राज्य उदित हो गए थे। मैंने पहले ही कहा है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। बड़ा राज्य जब टूटता है तो छोटे छोटे राज्यों में बिखर जाता है, और फिर जब छोटे छोटे राज्य मिलते हैं तो बड़ा साम्राज्य बन जाता है। तो हर्षवर्धन ने फिर से छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर, इसके पिता प्रभाकर वर्धन ने भी फिर से छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर एक बृहत बड़े पैमाने पे साम्राज्य का निर्माण किया, जिसे हर्षवर्धन का साम्राज्य कहा जाता है। और ये थानेश्वर में था इसका राज्य, और राजधानी थी कन्नौज। याद रखिए, हर्षवर्धन के बारे में हमें मुख्य रूप से 3 स्रोतों से जानकारी प्राप्त होती है। 3 स्रोत। पहला स्रोत है
हर्षवर्धन का एक दरबारी कवि था जिसका नाम था वानभट्ट। इसने एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम है हर्षचरित। दूसरा स्रोत है हर्षवर्धन के शासनकाल में ही महान चीनी यात्री हुएनसांग भारत आया था। और यह 639 ईस्वी से लेकर 645 ईस्वी तक भारत में ही हर्षवर्धन के काल में और उसके दरबार में रहा था। और इस कारण इसने भी एक पुस्तक की रचना कर दी थी हर्षवर्धन के शासन से संबंधित, जिसे कहा जाता है सी यू की, है ना। चाइनीज में ऐसे ही नाम होता है, क्यों क्यों क्यों, सिउ यू की, चिंग चिंग चांग चुंग, यही सब नाम होता है, इसे घबराना नहीं। पुस्तक का नाम था सी यू की। और तीसरा जो स्रोत है वह है दक्षिण भारत का गद्दे मन्ने अभिलेख। याद रखिए, हर्षवर्धन भारत के इतिहास के महान शासकों में से गिना जाता है। हालांकि इसके शासनकाल में अभी जो मैं आपको बतलाऊंगा, इतनी समस्याएं आई, इतनी परेशानी आई, इसके साथ ऐसे ऐसे हादसे हुए कि एक आम इंसान के साथ भी अगर वो हादसा हो जाए तो वह टूट जाएगा, वह अपने जीवन से हार मान लेगा, आत्महत्या कर लेगा, परेशानी में फंस जाएगा, भर दिन डिप्रेशन में रहेगा। लेकिन हर्षवर्धन ने इन सारी बातों को झेलते हुए अपने शासन को 41 वर्षों तक चलाया। जान लीजिए, हर्षवर्धन के बारे में हमें वानभट्ट द्वारा रचित पुस्तक हर्षचरित से जानकारी मिलती है। चूंकि वानभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था और दरबारी कवि होने के साथ साथ वह हर्ष का एक अच्छा मित्र भी था। हर्ष के बारे में वह गहराई से जानता था। हर्ष के शासन को वह आराम से बैठ के देखा करता था। इसलिए उसने अंत में एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम दिया हर्षचरित्र। हुएनसांग जो 639 से 645 ईस्वी के बीच आया था भारत, यह भारत में लगभग 6 वर्षों तक रहा था और इसने यहाँ के सारे शासन को देखा था। हर्षवर्धन के काल के शासन को, भारत का अवलोकन किया था, भारत का अध्ययन किया था, भारत का भ्रमण किया था। इसीलिए इसने भी चलते चलते एक पुस्तक का निर्माण किया जिसे सी यू की के नाम से जाना जाता है। यह पुस्तक नहीं, एक प्रकार से यात्रा वृतांत है। यात्रा वृतांत का मतलब होता है जो चीज आप देखते हैं यात्रा में उसको लिख दिया जाना। और तीसरा स्रोत है दक्षिण भारत का गद्दे मन्ने अभिलेख। दक्षिण भारत में जो गद्दे मन्ने अभिलेख है उससे भी हमें हर्षवर्धन के बारे में जानकारी मिलती है। अर्थात हम तीन चीजों को जब जोड़ देते हैं, हर्षचरित, प्लस सी यू की, प्लस गद्दे मन्ने अभिलेख, तो हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है हर्षवर्धन के बारे में। तो हमें हर्षवर्धन के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। यह सब बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसे याद रखिएगा। हर्षवर्धन के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है। हर्षवर्धन के बारे में फिर से जान लीजिए, स्थानेश्वर या थानेश्वर एक ही नाम है, एक ही जगह का दो नाम, स्थानेश्वर या थानेश्वर वहाँ का राजा था। कन्नौज उसकी राजधानी थी। उसके प्रभाकर वर्धन उसके पिता का नाम था। राज्यवर्धन उसके बड़े भाई का नाम था। अब जान लीजिए कि राज्यवर्धन हर्षवर्धन का बड़ा भाई था, नाम था राज्यवर्धन। इसकी बहन का नाम था राज्यश्री। भाई का नाम था, बड़े भाई का राज्यवर्धन और बहन का नाम था राज्यश्री। जान लीजिए कि राज्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन के बाद राज्यवर्धन ही शासक हुआ था।
पुष्यभूति वंश का, और इसने ही स्थानेश्वर में शासन किया था, किंतु इसकी हत्या कर दी गई थी और इसकी बहन को उठाकर ले गया था बंगाल का पागल घंटी शासक शशांक। याद रखिए, ये वही शशांक था जिसने बोध गया के प्रसिद्ध बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। इसको चिढ़ होता था कि कहलाई पेड़ के नीचे बैठ के गौतम बुद्ध तपस्या किए थे, इसलिए वो पेड़े के कटवा दिया था। ये कितना पागल घंटी रहा होगा, कितना सरफिरा और निरर्थक आदमी रहा होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। कुछ लोग होते ही हैं ऐसे अटपटे टाइप के, जो क्या कर जाते हैं उनको खुद पता नहीं चलता है। तो वैसे ही एक लोग था जिसका नाम था बंगाल का शासक शशांक। माना जाता है कि एक फंक्शन में राज्यवर्धन अपनी बहन राजश्री को लेकर गया था, जिस समय वह कन्नौज जिस समय राजधानी थी थानेश्वर की, उस समय राजा था राज्यवर्धन, और राजश्री को लेकर वह किसी फंक्शन में गया था। और उसी फंक्शन में ये अभागा और कमीना आया था, नाम था शशांक, और इसने आकर इसकी नज़र इसकी कुदृष्टि पड़ी राजश्री पर, और इसने उसके साथ बदतमीजी किया माना जाता है उस फंक्शन में। और बदतमीजी से परेशान होकर राज्यवर्धन ने इसका विरोध कर दिया, और इसके विरोध के कारण शशांक और राज्यवर्धन में युद्ध हुआ, और यह युद्ध राज्यों का युद्ध बन गया, बंगाल का युद्ध बन गया और थानेश्वर का युद्ध बन गया। और इस युद्ध में शशांक ने राज्यवर्धन की हत्या कर दी और उसकी बहन राजश्री को उठाकर ले गया। देख लीजिए, स्त्री के कारण कहां कहां क्या क्या झमेला पैदा हो जाता है। आज के बहुत सारे मॉडर्न लोग स्त्री का प्रदर्शन करना खूब पसंद करते हैं कि हम अब इसको ले जाते हैं, पत्नी को खूब लिपस्टिक लगा के घुमाते हैं। देख लीजिए, ये सब घटना इतिहास सिखलाता है। जब राजा के साथ ऐसी घटना घट गई तो आम इंसान का क्या हाल हो सकता है, ये आप खुद समझ सकते हैं। तो समझ लीजिए, ये राजश्री को उठा के ले गया था, और जान के आपको आश्चर्य होगा, हैरत की बात है कि राजश्री को ऐसा लगा था कि ये हमारे सुंदरता से मोहित हो गया है, इसलिए हमको उठा के ले जा रहा है। लेकिन जब यह उठा के उसको ले गया, यानी अपहरण करके ले गया, तो शशांक ने अपने राज्य में ले जाकर उससे कहा कि चल भाग जो यहाँ से भाग जो। उसने कहा तो फिर मुझे उठाकर क्यों लाए हो? तब बोला हमर मौन, हम ऐसे उठा के लाए हैं, हमको तुमसे शादी नहीं करना है, ना हम तुमसे प्यार करते हैं, हम तुमको ऐसे उठा के ले आए हैं, हमारा मन था तो उठा कर ले आए। और राजश्री समझ गई कि ये पागल घंटी और अभागा आदमी मेरे जीवन में एक सांप बन के आ गया है हमारे जीवन को बर्बाद करने के लिए। और उसने मन ही मन अपने आप को कोसा और आत्महत्या करने के लिए वो जा रही थी। लेकिन उसी समय राज्यवर्धन का छोटा भाई वही हर्षवर्धन पहुंच गया एन वक्त पे, और राजश्री को प्राण देने से रोककर उसे अपने साथ ले आया। और यहां से दुश्मनी शुरू हो जाती है हर्षवर्धन और शशांक की। चूंकि हर्षवर्धन के लिए यह प्रतिष्ठा का विषय था। आप समझ सकते हैं, अगर किसी की बहन को कोई उठा के ले जाए, इससे बड़ा अपमान का बात और कुछ नहीं हो सकता, इससे ज्यादा गलानी की बात और कुछ नहीं हो सकती। इसीलिए हर्षवर्धन ने इसे अपनी प्रतिष्ठा का विषय बनाया, और शशांक से दोनों में जीवन पर्यंत युद्ध चलता रहा, जिंदगी भर दोनों युद्ध लड़ता रहा। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हर्षवर्धन शशांक को पराजित कभी नहीं कर सका। इसका कारण यह था कि शशांक भी बहुत शक्तिशाली राजा था, लेकिन पागलपन के कारण ही यह इतिहास में बहुत बदनाम शासक के रूप में माना जाता है, जिसने उस पेड़ को कटवा दिया जहां गौतम बुद्ध बैठ के तपस्या किए थे। तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह किस प्रकार का पागल था। इसके जीवन का कोई अर्थ ही नहीं था, यह निरर्थक जीवन जीते रहता था, इसके जीवन में कुछ भी नहीं था, बस पागलपन ही पागलपन था। इतिहास में ऐसे कई राजा हुए हैं, जब आगे हम बतलाएंगे आपको मुबारक शाह खिलजी के बारे में, जो खिलजी वंश में हुआ था। तो याद रखिए, मुबारक शाह खिलजी एक ऐसा शासक था जो दरबार में नंगे जाया करता था, लेकिन गोर में जूता और माथा पे ताज पहनना नहीं भूलता था। सोचिए किस प्रकार का ये पागलपन था। और उसके दरबार में जो दास दासी जो पंखा डोलाती रही होगी, उसके दिल पर क्या बीतती रही होगी कि कैसा पागल घंटी राजा का सेवा करने का हमको मौका दिया है भगवान ने, अल्लाह ने कितना हमको मतलब परेशान किया है ऐसे ऐसे राजा का दास दासी बनाकर।
जाकर। इन दोनों में जीवन पर्यंत युद्ध चलता रहा, किंतु इस युद्ध का कोई निष्कर्ष नहीं निकला। अंत में दोनों का जीवन समाप्त हो गया और यह युद्ध भी समाप्त हो गया। यह था हर्षवर्धन और शशांक के बीच की घटना। हर्षवर्धन और चालुक्य के राजा पुलकेशियन द्वितीय। हर्षवर्धन और चालुक्य वंश के राजा, चालुक्यों का राज्य हुआ करता था उस समय दक्षिणापथ में। दक्षिणापथ मतलब समझते हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला पथ दक्षिणापथ हुआ करता था। वहां पे राजा था जिसका नाम था पुलुकेशियन द्वितीय। इसका भी झगड़ा हर्षवर्धन के साथ चला करता था और 630 से 634 ईस्वी तक इन दोनों के बीच घनघोर युद्ध हुआ। हर्षवर्धन और पुलुकेशियन द्वितीय में जो युद्ध हुआ, इस युद्ध में दुर्भाग्य से हर्षवर्धन की ही हार हो गई। यह भी एक उसके लिए दुर्भाग्य की बात थी। कितना शक्तिशाली राजा होने के बाद भी उसकी हार हो गई। पुलुकेशियन द्वितीय महान शासक थे, वे भी काफी शक्तिशाली थे और चूंकि हर्षवर्धन का ध्यान बटा हुआ था, कुछ तो हमेशा इसके ऊपर एक मेंटली प्रेशर रहता था शशांक के कारण जो प्रेशर रहता था, इस प्रेशर को ये झेल नहीं पाया अपने जीवन में। और पुलुकेशियन द्वितीय जो चालुक्य वंश के राजा थे, उनसे 630 से 634 के बीच जो युद्ध हुआ, उसमें भी इसकी हार हो गई। ये दूसरा सदमा था हर्षवर्धन के लिए। इसका जीवन राजा होने के बावजूद बहुत ही तनावपूर्ण था। इसका जीवन राजा होने के बावजूद बहुत ही टेंशनाइज्ड जीवन था और यह हमारे लिए प्रेरणा देता है कि इसके बावजूद इसने शासन चलाया। दूसरा व्यक्ति रहता, साधारण व्यक्ति रहता तो सुसाइड कर लेता, लेकिन इसने शासन चलाया 41 साल तक, 606 से 647 ईस्वी तक। याद रखिए, इसकी एक और लड़ाई हुई हर्षवर्धन की। बल्लभी के नरेश थे, बल्लभी के शासक ध्रुवसेन द्वितीय से। ध्रुवसेन द्वितीय बल्लभी के शासक थे। अभी गुजरात में बल्लभ एक जगह है, उस समय गुजरात एक तरह से बल्लभी ही माना जाता था। वहां के शासक थे ध्रुवसेन द्वितीय। ध्रुवसेन द्वितीय की लड़ाई हुई हर्षवर्धन से और इन दोनों के बीच चली इस लड़ाई में हर्षवर्धन की जीत हुई। हर्षवर्धन जीत गया इस लड़ाई में, लेकिन उस समय गुर्जर वंश के शासक दह के समझाने पर हर्षवर्धन ने ध्रुवसेन द्वितीय को छोड़ दिया और केवल उससे उपहार वगैरह लेकर ही उसके राज्य को छोड़ दिया। ध्रुवसेन द्वितीय को छोड़ दिया, उसका राज्य अपने राज्य में सम्मिलित नहीं किया। यह घटना यह प्रमाणित करती है कि इतने तनाव में रहने के बावजूद भी हर्षवर्धन विशाल हृदय का राजा था। हर्षवर्धन काफी मार्मिक राजा था, काफी समझदार राजा था, अंतिम हिंदू सम्राट, अंतिम बौद्ध राजा था। इसके आगे जान लीजिए कि हर्षवर्धन का एक परम मित्र भी था, भास्कर वर्मा। यह असम के कामरूप का शासक था। असम के कामरूप का शासक था। जिसका नाम था भास्कर वर्मा। यह हर्षवर्धन का सबसे परम प्रिय मित्र माना जाता है। इस दुनिया में सब जगह
उसे केवल जख्म मिले, लेकिन उन जख्मों पर मरहम छिड़कने वाला उसका ये मित्र था, हर्षवर्धन का मित्र था, जिसका नाम था भास्कर वर्मा। माना जाता है कि हर समस्याओं में, हर युद्ध में भास्कर वर्मा हर्षवर्धन की मदद किया करता था, किंतु भास्कर वर्मा इतने शक्तिशाली नहीं थे कि वो दूसरे राज्यों पर कब्जा जमा के उसे हरा सके, इसलिए ये अपनी सीमित शक्ति से ही हर्षवर्धन की मदद किया करते थे। ये दोनों हर्षवर्धन और भास्कर वर्मा जीवन पर्यंत शासक रहे। असम के कामरूप का शासक था भास्कर वर्मा। मेरे जिगर के टुकड़ों, हर्षवर्धन के बारे में ये जो कहानी आप सुन रहे हैं, ये दिलों को झकझोर देने वाली, रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है। हर्षवर्धन इतना बड़ा सम्राट और इतने बड़े तनाव को लेके जीता था। आप लोगों को मैंने कई घटनाएं ऐसी बतलाई, जैसे उनकी बहन का अगवा हो जाना, है ना, पुलकेशियन द्वितीय से उनका युद्ध में हार जाना। ये दो जो मुख्य रूप से घटना है, ये घटना उसके लिए बहुत हानिकारक सिद्ध हुई थी। याद रखिएगा आप लोग इस बात को कि हर्षवर्धन भारत के इतिहास के महान हिंदू शासक थे, महान बौद्ध शासक थे, किंतु उनके जीवन में जितनी कठिनाई और जितनी परीक्षाएं आई, उसमें कोई भी व्यक्ति टूट सकता था, लेकिन वो नहीं टूटा और अपने जीवन में 41 वर्ष तक शासन किया थानेश्वर पे और कन्नौज पे। मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरे वे सारे विद्यार्थियों जो मुझे देख रहे हो, इस बात को अच्छी तरह समझ लो। मैं अभी आपको टॉपिक से हट के बात करने जा रहा हूं। ये तो आपका क्लास समाप्त हो गया, 10वां सिनेमा समाप्त हो गया। समझ लीजिए, यह जो युग है, अभी जो आधुनिक युग है, यह केवल और केवल तनाव का युग है, और इस तनाव को जन्म आप स्वयं देते हैं। आज के मोबाइल को हम कह सकते हैं तनाव का फादर। टेंशन का मुख्य जड़ मोबाइल है। मोबाइल से दोस्ती कम कीजिए, मोबाइल का इस्तेमाल कीजिए, मोबाइल का दुरुपयोग मत कीजिए। भर दिन बैठ के हाय हेलो मत कीजिए। हाय हेलो करके अगर आप सोच रहे हैं कि हम आईएएस कर लेंगे, बीपीएससी निकाल लेंगे, आईआईटी निकाल लेंगे, नीट निकाल लेंगे, तो आप समझ सकते हैं इस बात को कि यह सपना केवल और केवल आपका सपना ही है, यह कभी आपका अपना नहीं होगा। समझ लीजिए अच्छी बात से, जितनी छात्राएं मेरी बात को सुन रहे हैं वो समझ लो बेटा कि किसी भी छात्र से तुम अगर बेवजह का मोबाइल से बात करती हो या बेवजह का उसके टच में रह रही हो, तो तुम अपने जीवन को बर्बाद ही कर रही हो। तुम्हारा फ्यूचर बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा, ये तय है। मैं सारे छात्र को बतला देना चाहता हूं, जितना भी छात्र है भारतवर्ष का, वो समझ लीजिए कि मैं जानता हूं कि अभी अधिकांश लोग मोबाइल से इस कदर घुल मिल गए हैं कि उनके जीवन में केवल मोबाइल ही सब चीज रह गया है, और यही आदमी के दुख का कारण है। आज के इस युग में मोबाइल का अगर सदुपयोग करते हैं तो समझ लीजिए कि आप आगे बढ़ जाएंगे, टेक्नोलॉजी में आगे निकल जाएंगे, और मोबाइल का अगर आप दुरुपयोग करते हैं तो आप टेक्नोलॉजी में आगे निकले चाहे नहीं, कटोरा लेकर भीख मांगने का तो आपको नौबत जरूर आ जाएगा, या आपको बहुत छोटा काम करना पड़ेगा, सफलता जीवन में नहीं मिलेगी। इस बात की पूरी गारंटी है। मेरे देश के 99% बच्चा को बर्बाद कर देने वाला चीज जो है वह मोबाइल ही है। यहाँ सीधे साधे बच्चे होते हैं और उन्हें मोबाइल पर तरह तरह की चीजें आती हैं, जिसमें से कुछ देखने योग्य है और कुछ नहीं देखने योग्य भी है, और वो सारी चीजें आज के बच्चे दुष्प्रभाव में आके देखते हैं और उनका मानसिक संतुलन खराब होता है। वो सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, मन से शरीर से कमजोर होते चले जाते हैं, और कमजोर शरीर और कमजोर मन में कभी भी आत्मविश्वास नहीं आ सकता है। इसीलिए आप इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए कि आपको मैं भी रिजल्ट नहीं दिला सकता अगर आप लोगों ने अपने समय का सदुपयोग नहीं किया तो। बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट आया है, सर आप कम पढ़ाते हैं। सर अरे अभी हम कई दिन पहले आए हैं पटना में, 8 दिन पहले पटना में पैरे रखे हैं। ऑनलाइन मेरे लिए बिल्कुल एक अजूबा चीज है, ये एक नया चीज है। जैसे दूसरे ग्रह के प्राणी को अगर कुछ थमा दिया जाए इस ग्रह का, तो उसके लिए एक टटोलने का चीज हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार मेरे लिए भी ये ऑनलाइन कैमरा पे जाके, हम लोग के जमाने में कैमरा नहीं हुआ करता था, केवल ऑफलाइन विद्यार्थी हजारों की संख्या में बैठते थे और हम लोग स्पीच देते थे माइक लगा के, और वहां समा बंधता था, है ना। तो ये कैमरा पे पढ़ाना, ये सब चीज मेरे लिए नया है। लेकिन याद रखिए, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं, मैं उन व्यक्तियों में से हूं जो समय आने पर देवताओं को भी पराजित करने की क्षमता रखते हैं। मैं उन व्यक्तियों में से हूं जो किसी भी कीमत में परेशान होकर युद्ध का मार्ग नहीं छोड़ता है। मैं उन व्यक्तियों में से हूं
जो रणभूमि से भाग नहीं सकता। मैं वो हूं जो सिकंदर था, मैं वो हूं जो मोहम्मद गौरी था, मैं वो हूं जो चाणक्य था, मैं वो हूं जो जितने भी हैं, जितने लोगों की जो चर्चा चलती है, जिनके जुनून के कारण, अच्छे लोग हों या गलत लोग हों, वो अपने जुनून के कारण आगे चलते हैं। और मैं वही हूं जो आपको रिजल्ट दिला के जाऊंगा, लेकिन इसके लिए आपको भी मेरी मदद करनी पड़ेगी। आप अगर मेरी मदद नहीं करते हैं बेटा, तो हम आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। क्लास रोज कीजिए, यूट्यूब पे कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन समय तो आपको देना पड़ेगा। और इस क्लास के बाद प्राचीन भारत का टोटल असाइनमेंट, जिसको पीडीएफ आप कहते हैं आज के टेक्निकल भाषा में, आप लोगों को मिल जाएगा। प्राचीन भारत का टोटल पीडीएफ मेरे पेड कोर्स पे भी मैं देने जा रहा हूं, और आप लोगों को भी सोमवार को मिल जाएगा। तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद।